सुप्रभात बच्चों, जैसा कि कल का जो क्लास था उसमें आप पढ़े थे दो मित्रों के बीच की दोस्ती। इसके संदर्भ में मैंने आपको कुछ बतलाया भी था। आज मैं पुनः उसका संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मित्र ऐसा होना चाहिए कि वो आदमी को विपत्ति में काम आवे, समय पर काम आवे, न कि जब विपत्ति आया तो मित्र भी अपना मुँह छुपा करके भाग गया तो वो मित्र नहीं कहलाता है। अभी जो ये साय आप पढ़े हैं इसमें दो मित्रों की जिक्र है, दो मित्रों का वर्णन है इसमें। और देखिए एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपना क्या क्या योगदान दिया है वो इसमें चर्चा की गई है। एक मित्र पहले बाहर रहता था, वो अपने दूसरे मित्रों को बुला लिया वहाँ कि यहीं चले आओ, तुम यहाँ काम रोजगार अच्छा मिलेगा। और उसके कहने पर वो भी चला गया। चले जाने के बाद दोनों मित्र एक जगह मिल करके काम करना शुरू कर दिया। अच्छा खासा पैसा दोनों कमाने लगा। संजोग ऐसा हुआ कि जो पहले से था वो रोग अवस्था में आ गया, बीमारी की अवस्था में आ गया और उसके परिवार की भी माली हालत सही नहीं थी। इसलिए जो उसकी पत्नी जो मिले थे वो भी हमेशा बीमार ही रहा करती थी। अभी छोटे छोटे बच्चे थे, उनका परिवार अभी वैसा परिपक्व हुआ नहीं था। अब बेचारा बाहर में रह करके काम करता था। जब तक स्वस्थ था तब तक तो कोई बात नहीं थी। अब इसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब ऐसा हो गया कि बस मर भी गया ये। लेकिन अब देखिए मित्र अपनी भूमिका कैसे एक मित्र के प्रति अदा करता है। मित्र उसके परिवार वालों को ये जानकारी नहीं दिया कि आपका हस्बैंड मर गया। एज यूजुअल उसको जो है सो कि तो भरोस आशा दे करके कि अब हम ठीक हो गए है ना, अब मैं समय समय पर पैसा भेजा करूँगा, और भेजा भी करता था। काम रोजगार मेरा यहाँ बहुत बढ़ गया, ये वो दिस दैट, ताकि सुन करके उसके पत्नी को तसल्ली मिले। चलिए धीरे धीरे उसकी पत्नी की और उसके बच्चे की भी स्थिति सुधरने लगी जब पैसा आने लगा। तो इस बीच जो है चूँकि हुआ क्या नहीं, जो अब आप आइए एक आध बार, बहुत दिन हो गया आपको गए हुए। तो कहा कि नहीं हम लड़की की शादी में आएंगे, तब तक तुम कहीं एक शादी ठीक कर लो। शादी ठीक हो जाता है तो सामान मैं भेज दूंगा और कोशिश करूंगा शादी में आने का। अपना हस्बैंड होता तब ना शादी में आता बेचारा। यहाँ तो रहस्यपूर्ण बात हो रही है कि काम भी अगला का चलता रहे, एहसास भी नहीं हो कि हाँ हमारे पति मर गए। संजोग ऐसा हुआ कि लड़की की शादी भी ठीक हो गई, सारा सामान यहाँ से भेज दिया भी गया, लेकिन फिर ये नहीं आए कहे कि हमको शादी का सारा फोटो वगैरह जो है सो भेज देना। यहाँ से भेज दिया गया। लेकिन अब जो है बच्चे लोग भी तड़प रहे हैं अपने पिताजी से मुलाकात करने के लिए, पिताजी का दर्शन करने के लिए बच्चे लोग भी अब तड़प रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया। और बार बार यह कह करके हाँ अब आएंगे, इस अवसर पर आएंगे, और उसके बावजूद वो नहीं आ पाता था। तो व्यग्रता बढ़ती गई। पत्नी तो खैर रुग्ण सुग्न अवस्था में थी। बड़ा बेटा जो था वो अपना पढ़ लिख करके जब कंप्लीट हो गया पढ़ाई उसकी, तो मन बनाया कि नहीं, अचानक पिताजी को फुर्सत नहीं मिल रही है, हम ही पूरे परिवार क्यों ना वहाँ चले जाएं। यही मन बना करके इसी उद्देश्य से फिर यहाँ डिसीजन ये हुआ कि नहीं, पूरे परिवार को अभी नहीं जाना है, तुम अभी एडल्ट हो, बड़े हो, परिपक्व हो, बुद्धि तुम्हारे पास
पूरा हो गया है, तुम ही चले जाओ वहाँ, और जैसा होगा वैसा, नहीं होगा तो फादर को, अपना पिताजी को समझा बुझा करके लेके चल आना, फिर हम लोग सब एक जगह हो जाएंगे। ये बेचारा वहाँ गया जरूर, लेकिन देखो कितना मतलब कि यह रहस्यपूर्ण कहानी है कि एक पति मर जाता है, लेकिन उसके जो मित्र होते हैं जो उसके पत्नी को इस बात का एहसास नहीं होने देता है कि आपके पति मर गए। बाल बच्चों को भी एहसास नहीं होने देता है, क्योंकि उसका मित्र ये बात समझता है कि अभी जो है सो ये हमारे मित्र के जो परिवार है वो अभी बिल्कुल पगडंडी पर चल रहा है। थोड़ा सा लापरवाही होने के बाद वो जो खाई में गिरेगा तो फिर उसका पतन हो जाएगा, फिर उठेगा नहीं, क्योंकि पत्नी भी बीमार है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। इसलिए अगर इतना तो कष्ट है ही, एक कष्ट और अगर उनको दे दिया जाए कि नहीं भाई पति भी आपके चल बसे, तब ये सदमा को वह बर्दाश्त करेगी कि नहीं, इस बात के लिए थोड़ा ये था। तो उसने इस बात को रहस्य में रखा, और जब बड़का बेटा उसका बड़ा वाला लड़का जब वहाँ पहुँचा तो एक वृद्ध आदमी से मुलाकात हुई। वृद्ध आदमी उसको जब अपना परिचय दिया तो उसे गले से लगा लिया और उसको खिलाया पिलाया, जो होना चाहिए उचित सत्कार सो किया, और उसके बाद सारी बात को खोल करके रख दिया उसके सामने में, सारे रहस्य पर से पर्दा हटा दिया, आज्ञा कि ये स्थिति है। अब इसमें सोचो, हम बीच में तुमको इसलिए नहीं कहे तुम लोगों को, जो तुम लोगों का परिवार बिल्कुल टूट जाता, तुम लोग उस योग्य नहीं थे। आज अगर ये स्थिति नहीं होती तो आज अगर तुमको आज से 2 साल 4 साल पहले अगर ये जानकारी तुम्हें मिल जाती तो आज तुम जहाँ पे हो वहाँ पे नहीं रहता, तुम भी शोकाकुल हो जाता, मर हर जाता, सारे परिवार तुम्हारे इधर उधर बिखर जाते। आज जो एक सूत्र में बंधा हुआ है मेरे ही प्रयास से, अब तुम एडल्ट हो गए हो, बुद्धिमान भी हो, पढ़े लिखे भी हो, आ जाओ मेरे साथ और मेरे साथ तुम काम करो और पैसा कमाओ, उससे तुम अपना परिवार चलाओ। यही कहानी थी। एक दोस्त का जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का वह अक्षरशः पालन किया है इस कहानी में। अब आइए इला प्रत्यय लगा करके विशेषण शब्द बनाना है। बर्फीला, जोशीला, रंगीला, चमकीला, ये प्रत्यय लगा करके विशेषण शब्द बनाए। समुद्री, रोगी, न्यायी, न्याय संज्ञा शब्द है और न्यायी जब हो गया तो विशेषण हो गया। विदेश संज्ञा शब्द है, विदेशी जब हो गया तो विशेषण हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द पर गोला लगाना है। विदेशी, वतन, वतन, देशी, मुल्क। विदेशी का देशी होगा, आवश्यक या अनावश्यक होगा, प्रथम का अंतिम होगा, संभव का असंभव होगा, उत्साह का हतोत्साह होगा। तो यह चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया। देखिए, अंडमान निकोबार की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है।
चीन और इंडिया से जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, उसमें इस जगह की स्थिति सही नहीं है। आज आपको पढ़ना भी यही है, अंडमान निकोबार, लेकिन क्रांतिकारियों का तपोवन अंडमान निकोबार, यह द्वीप है। जैसा कि जानते ही हैं कि भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं, जिसको यूनियन टेरिटोरी कहते हैं। उस पर केंद्र का शासन होता है। केंद्र के शासन से वो केंद्र शासित राज्य चलता है। तो ऐसे ही केंद्र शासित राज्य में एक है अंडमान निकोबार। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सी कुर्बानियाँ के बाद बहुत से कष्ट झेलने के बाद, बहुत सी परेशानियों के बाद, बहुत से दुख झेलने के बाद हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी पाने का रास्ता सरल नहीं था, बड़ा ही कठिन था। सचमुच आज़ादी के वे दीवाने पोर्ट ब्लेयर में बनी उस सेल्यूलर जेल में जीवन बिताने के लिए तैयार हुए हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल है। उस सेल्यूलर जेल में जीवन बिताने के लिए हमारे आज़ाद हिंद के जितने भी योद्धा थे, सब तैयार थे। जबकि अंडमान निकोबार जो है ना, काला पानी है। यहाँ का आबो हवा, पानी बहुत ही खराब है। तो नरक से भी ज़्यादा भयानक है यहाँ इसके जेल में रहना। लेकिन आज आज़ादी के बाद हालात बदले। आज वही पोर्ट ब्लेयर सैलानियों के लिए सैरगाह बन गया है। इस पाठ के आधार पर हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई भारत का देशभक्त अंग्रेज़ों से लड़ाई करता था, अंग्रेज़ों को तंग तबाह करता था, तो बाध्य होकर अंग्रेज उसको काला पानी की सज़ा दे देता था। काले पानी की सज़ा क्या है? यही अंडमान निकोबार भेज देना। आज़ादी से पूर्व आजन्म कारावार का दंड पाने वाले क्रांतिकारियों को इस द्वीप में रखा जाता था। यहाँ उन्हें भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती थी। भारत माता के न जाने कितने सपूतों को यहाँ अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़ा। अंडमान निकोबार अर्थात काला पानी की सज़ा में जो हमारे भारत माता के सपूत जाते थे, बहुत तो उस आबो हवा में मर जाते थे, उस जलवायु में मर जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। ये द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अब सैलानियों का केंद्र बन रहे हैं और बड़ी
तेजी से इसका विकास हो रहा है। देख लीजिए, कहते हैं बहुत समय पूर्व तमिलनाडु के राजा राजन चोल ने इन द्वीपों को जीतकर दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीतिक सीमा में मिला दिया था। उस समय यहाँ रहने वाले आदिवासी छापा मारकर जहाज़ों को लूट लिया करते थे। तंजौर के एक शिलालेख में यहाँ के आदिवासियों को नरभक्षी बताया गया है। मनुष्य को ही मार के खा जाया करता था यहाँ के आदिवासी। अभी भी है नागालैंड में। इसलिए इन द्वीपों का नाम थिमई थिबू अर्थात शत्रु द्वीप रख दिया गया था। किसी समय ये द्वीप मलय देश के समुद्री डाकुओं का अड्डा भी थे। वे डाकू यहाँ के निवासियों को दास बनाकर दूर दूर के देशों में बेचा करते थे। फिर अनेक शताब्दियां बीत गई। इन द्वीपों की कहानी अंधकार के गर्त में छिपी रही। 1789 ईस्वी में आर्कीवाल्ड ब्लेयर नामक एक अंग्रेज ने इन द्वीप की खोज पुनः की दोबारा। इसी खोजी के नाम पर प्रमुख बंदरगाह का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया। लेकिन फिर भी उस समय भी इस द्वीप को बसाने की बात किसी के दिमाग में नहीं आई। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के मतवालों को आजन्म कारावास का दंड देकर यहाँ भेजने का निर्णय लिया। कहा कि जो हमारा भारतीय विरोध करेगा उसको सीधे सबको अंडमान निकोबार काला पानी भेज दो। अंग्रेज इन्हें सबक सिखाना चाहते थे। सबसे पहले स्वाधीनता संग्राम के 200 कैदी यहाँ पर आए गए। इन बंदियों का मुख्य काम जंगल साफ करना था। उनमें से अधिकांश तो यहाँ के जलवायु से पीड़ित होकर चल बसे, लेकिन उनका आना नहीं रुका, क्योंकि 1942 तक यह क्रम चलता रहा। जो अंग्रेज के विरुद्ध आवाज उठाता था उसे यहाँ भेज दिया जाता था और जंगल की सफाई करवाया जाता था। अधिकांश लोग तो उस आबो हवा में मर जाते थे। यह क्रम 42 तक चला था। काफी दिनों तक केवल देशभक्त कैदी ही यहाँ आते रहे, लेकिन फिर दूसरे भयानक कैदियों को भी यहाँ रखा जाने लगा। समय समय पर इन बंदियों को जेल से मुक्त कर दिया जाता था और उन्हें वहीं अपना घर बसाने की सुविधा दी जाती थी।
अब यहाँ से लौट के कहाँ जाओगे? जब बहुत समय बीत जाता था ना, तो कैदियों को जेल से मुक्त कर देता था, कहता था कि यहीं अपना घर बना करके रहो। घर बसाने की सुविधा अंग्रेज दिया करता था, खेती बाड़ी व्यापार कर सकते थे। इस प्रकार इन द्वीपों में नए समाज का उदय हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 में जापानियों ने इन द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन 3.5 साल तक ये द्वीप उन्हीं के अधिकार में रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसी समय यहाँ आए थे और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उनकी स्मृति में यहाँ के एवर्डीन बाजार में नेताजी मैदान और नेताजी क्लब बना हुआ है। इस युग में यहाँ के निवासियों को बड़ी यातनाएं सहनी पड़ी। भोजन, वस्त्र आदि की कमी के कारण लोग टेपियोका, शकरकंद और जंगली जड़ों को खाकर, टाट आदि पहनकर गुजारा करते थे। मतलब मिला जुला करके उनका जिंदगी जो था ना, बड़ा ही नर्क से भरा हुआ जिंदगी था। अंडमान निकोबार में रहने वाले व्यक्ति। तो ठीक है, आज की पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित कर रहा हूँ। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद। कल मुलाकात होगी।